नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल में। तो बहुत बहुत दिन लग जा रहे हैं और चाह कर भी कंटिन्यू काम नहीं हो पा रहा है। चलिए, जैसा भी होता है, अब क्या ही कर सकते हैं, सिचुएशन हमारे हाथ में भी नहीं है। चैनल बड़े ना बड़े, बट हमारा काम है कि इस पे समय समय पे काम करते रहें और जब भी टाइम मिले इस पे कुछ ना कुछ विषय रखते जाएं। आज हम रिएक्शन और विश्लेषण, मतलब रिएक्शन भी देंगे, विश्लेषण भी करेंगे एक बार फिर से अंकिता भंडारी केस का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अंकिता भंडारी जो कि ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में काम करती थी और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, ऐसा खबरों द्वारा हमें भी पता चला। लेकिन आज हम जो इसका विश्लेषण करेंगे वो ये 3 साल 8 महीने हो चुके हैं इस बात को, इस घटना को। 3 साल तक ट्रायल चला सेक्शन कोर्ट में। उसके बाद पेनिशमेंट अलाउ हुआ। पेनिशमेंट अलाउ हुए 8 महीने बीत चुके हैं। लेकिन अब ये मामला फिर से उत्तराखंड में तूल क्यों पकड़ रहा है, क्यों उत्तराखंड के जगह जगह में फिर से एक बार बवाल मच गया है। और आखिर जनवरी का महीना जो इतना सर्द होता है, इतनी ठंडी जिसमें रहती है, आमतौर से उत्तराखंड में बर्फबारी का सीजन आजकल होता है। और न केवल उत्तराखंड में, अभी तो कई पहाड़ी राज्यों में आजकल बर्फबारी का सीजन है। तो यकीनन कई जगह ऐसे होते हैं जहां पर इस समय टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे हो, यानी जमाव बिंदु पर। तो जहां एक तरफ प्राकृतिक मौसम इतना ठंडा, वहीं उत्तराखंड के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, उत्तराखंड के समाज में, उत्तराखंड के राज्य में इतनी गर्मी क्यों? जी हाँ, आजकल उत्तराखंड में माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। मौसम भले कितना ही ठंडा क्यों ना हो, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। 3 साल 8 महीने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो घटना हुई थी, उसको 3 साल और 8 महीने का टाइम हो चुका है। दूसरी बात, अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 साल 8 महीने तो बीत गए, लेकिन 8 महीने पेनिशमेंट को भी हो गए। मतलब जो पेनिशमेंट अलाउ किया गया सेक्शन कोर्ट द्वारा, उसको भी 8 महीने हो गए हैं। ऐसे में जब घटना हुई, अपराध तय हो चुका है, पेनिशमेंट भी मिल चुका है, तो फिर अब सीबीआई की मांग, और सीबीआई जांच की मांग कैसी, और सीबीआई की जरूरत कैसी? तो आइए आपको अब एक बार विस्तार से समझाते हैं। पूर्व बीजेपी के एमएलए और उनकी पत्नी, एमएलए कौन है ये आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन हम उन महिला का नाम यहां पर जरूर लेंगे। मैं एमएलए का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिसको इतना, मतलब इतना कुकृत्य हमारे उत्तराखंड में हुआ और वो उस चीज को जानता था, लेकिन समय रहते उसने पुलिस को नहीं ये बात बताई, जांच अधिकारियों को ये बात नहीं बताई, अपनी सरकार को ये बात नहीं बताई, और अपनी सरकार के साथ मिली भगत में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है। इसलिए हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे गंदे एमएलए या विधायक का। लेकिन उनकी पत्नी, जो कि एक सामाजिक महिला है, एक अभिनेत्री है, उनका हम नाम पूरे आदर सम्मान सहित लेना चाहेंगे। और साथ में हम उनको सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने चुप न रहते हुए एक महिला के दायित्व और एक महिला का फर्ज और एक महिला की नैतिकता को समझते हुए आवाज उठाई। तो हम उनको सैल्यूट भी करेंगे। उनका नाम है उर्मिला सनावर। तो उर्मिला सनावर ने एक बार फिर से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में माहौल को बहुत गर्म कर दिया है, एक वीडियो और एक ऑडियो पोस्ट करके सोशल मीडिया पे। वो वीडियो और वो ऑडियो जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और उस वीवीआईपी से जुड़ा हुआ है, जो वीवीआईपी शुरू से ही सवालों के घेरे में था और सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा था। लेकिन ना तो उस वीवीआई का नाम किसी सीबीआई ने उजागर किया,
किसी जांच एजेंसी ने उजागर किया, किसी सरकार ने उजागर किया, लेकिन केवल और केवल उर्मिला सनावर एक ऐसी बहादुर और साहसी महिला कि जिन्होंने खुलेआम सरेआम सबके सामने ये नाम उजागर किया है। और यकीनन अगर उन्होंने ये नाम उजागर किया होगा तो इसके पीछे भी कोई ना कोई प्रूफ उनके पास जरूर होगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, कई लोगों ने सुन ली होगी। अगर किसी ने नहीं भी सुनी होगी तो आप सुन सकते हैं, जिसमें उनका जो पति था विधायक, पूर्व भाजपा विधायक, वो बता रहा है कि किस तरह मतलब अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो आदमी वीवीआईपी था जो कि उत्तराखंड का कोई प्रभारी बताया जा रहा है। उसका नाम इसलिए हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी इस घटना के साथ उनका नाम जोड़ के न ले, तो इसलिए हम कानून के आदेशों का पालन करेंगे। हालांकि उनके ही वकील ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आदेश के बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उनका नाम लेते हुए सब कुछ बोला हुआ है, लेकिन फिलहाल वकील तो वकील जाने, लेकिन हम हाईकोर्ट के दायरों का पूरा पालन करेंगे। तो ये जाने वाले थे 19 सितंबर को वीवीआईपी बन के उस रेस्टोरेंट में, और वहां पर रिसेप्शन पे काम कर रही अंकिता भंडारी से जब वहां के जो स्टाफ है उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस की मांग की। अब आप समझ रहे होंगे कि लड़की से एक्स्ट्रा सर्विस मतलब क्या, तो समझ रहे होंगे आप। तो जब अंकिता भंडारी ने सर्विस देने से मना किया, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया, तो तभी संबंधित 3 आरोपी जो हैं, आपको पता ही होगा कि वो उनको चीला नाम की एक नदी है वहां पे ले गए, चीला बहराज जो जगह है, और वहां से उनको नदी में धक्का दे दिया। ये उनके बयान द्वारा पता चला जो उन्होंने पुलिस को बयान दिया था। अब इस पे विश्लेषण हम करेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट का। ये घटना तो आप सभी लोगों को पता है। बात यह है कि उत्तराखंड में इतनी निर्मम, इतनी भयंकर हत्या हुई एक बेटी की, एक बहन की, एक महिला की। उत्तराखंड की सरकार बेटी बचाओ, मतलब उत्तराखंड की नहीं, पूरे भारत की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से गलती से कुछ और भी निकल गया था, ये लोग भी आप जानते हैं, बट गलती से निकला हुआ वो शब्द आज सत्य होता हुआ दिख रहा है। जबकि एक बीजेपी की जो सरकार है वो इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी चीज को बोलूंगा, अपराधियों को शायद ठीक नहीं होगा बोलना। अब प्रोटेक्ट कैसा? प्रोटेक्ट ऐसा कि बीजेपी का वो रेस्टोरेंट, मतलब जो बीजेपी का कोई पूर्व मंत्री है या वर्तमान में जो भी वो आदमी है वो बीजेपी का था, उसके बेटे का वो रेस्टोरेंट था। उसके बाद वहां पे इस तरह की घटना हुई, फिर बीजेपी की ही कोई नगर निगम की कोई चेयरमैन होती है, उनके आदेश पे बुलडोजर से वो कमरा तोड़ दिया जाता है, साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी की ही सरकार होती है, लोग सड़कों पे उतरते हैं, हंगामा होता है, हल्ला होता है, सीबीआई जांच की मांग होती है, लेकिन प्रदेश के मुखिया, जिनको कि धामी धाकड़ नाम दिया गया है, हालांकि ये नाम के योग्य वो नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया पता नहीं किसने, प्रदेश के मुखिया सो रहे हैं शुरू से। क्यों? क्योंकि जब सड़कों पर जनता है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है सीबीआई जांच अलाउ नहीं किए, जबकि इस मामले में एक और नया मोड़ भी आ चुका है। तो सोचिए, गवर्नमेंट की ये प्रोटेक्ट करने की ये नीति है अपनी पार्टी के लोगों को, ये कहां तक जायज है, इसका फैसला आप आने वाले 27 में भी दे सकते हैं। क्या ऐसी गवर्नमेंट को नैतिक रूप से गवर्नमेंट में बने रहने का अधिकार है जो जनता के साथ इस तरह की बर्बरता करती हो? जी हाँ, बर्बरता ही करती हो, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि इतनी बर्बरता हुई है और उसके बाद भी गवर्नमेंट सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल अभी तक भी सीबीआई जांच नहीं गवर्नमेंट ने अलाउ करी है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वीवीआईपी जो था उसका नाम दबाया जा रहा है, सिरे से हटाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब उर्मिला सनावर ने ये नाम उजागर किया और मुख्यमंत्री को लगा कि इसमें कोई नया मोड़ अब आने वाला है, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं इससे पहले
कि जो एसआईटी बनाई गई है इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो भी एसआईटी बनाई गई है, इससे पहले कि वो एसआईटी कोई डिसीजन दे, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे, इससे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया ने क्या कह दिया है कि जी वो तो 10 सितंबर से और 20 सितंबर तक प्रदेश में मौजूद नहीं थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो 10 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदेश में मौजूद नहीं थे। अब जांच के लिए एसआईटी बनी है, एसआईटी अपना डिसीजन क्या देगी उससे पहले ही जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना डिसीजन दे दिया, जो आरोपी है जब उसको क्लीन चिट मुख्यमंत्री ने दे दी है, ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी, कैसे संभव होगी। 19 सितंबर को उर्मिला सनावर कहती हैं कि वो आदमी वीवीआईपी बन के उस रेस्टोरेंट में जाने वाला था। 18 सितंबर को अंकिता भंडारी से बात हो गई थी एक्स्ट्रा सर्विस को लेके, उसने मना कर दिया था और उसी 18 सितंबर की रात उसकी हत्या भी कर दी गई थी। और इस बात का खुलासा उर्मिला सनावर के जो पूर्व पति हैं, अब पूर्व ही बोलेंगे क्योंकि अभी उनका डाइवोर्स का कोई सिलसिला चल रहा है, तो जो पति थे उनकी बातों में हो रहा है। तो ऐसे में निष्पक्ष जांच की अपेक्षा उत्तराखंड कैसे कर सकता है एक मुख्यमंत्री से, जिसने पहले ही स्वयं आके क्लीन चिट दे दिया हो कि वो प्रदेश में थे ही नहीं। अब जब वो प्रदेश में थे ही नहीं, जिनका नाम आ रहा है वो जब प्रदेश में ही नहीं थे, तो फिर आप एसआईटी क्यों बना रहे हैं? क्या करेगी एसआईटी? तो कहीं ना कहीं आपने तो एसआईटी को साफ वार्निंग दे दी है कि उनका नाम किसी भी रूप में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता के साथ मजाक करना बंद कीजिए। और हाँ, कल 11 जनवरी है, आज ये वीडियो 10 जनवरी को मैं बना रहा हूँ और 10 जनवरी को ये पोस्ट भी हो जाएगा। तो कल 11 जनवरी है, प्रदेश बंद का आह्वान अंकिता भंडारी के पिताजी ने किया है। सभी समुदाय से अपील की है, सभी ट्रेड यूनियंस जो भी होते हैं सबसे अपील की है कि इस बंद को सफल बनाएं। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारी भी अपील है कि ये बंद सफल होना चाहिए, विरोध होना चाहिए और सरकार पर दबाव बनना चाहिए और ऐसी सरकार को निश्चित तौर से सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए जो इस तरह प्रोटेक्ट करती हो अपने पार्टियों को, अपने क्रिमिनल को। तो क्या होता है मामले में, कैसा रहेगा 11 जनवरी का मौसम और 11 जनवरी को आखिर क्या होता है इस मामले में, आगे क्या तूल होता है, ये हम आपको नेक्स्ट उसमें बताते रहेंगे। जब जब भी इस मामले पे नया मोड़ आता रहेगा हम आपके सामने जरूर बातें रखते रहेंगे। पहले भी रखी थी, आगे भी रखते रहेंगे। और आप इस विषय में क्या मानते हैं, सरकार कितनी लीपापोती कर रही है? देर से ये मामला उर्मिला सनावर ने खोला, कितनी गलती उस एमएलए की है, जितनी मतलब कि जो उसकी पत्नी उर्मिला सनावर जिनकी पत्नी है उसकी कितनी गलती है? समय रहते उसने नहीं बताया, उसको पता था, आखिर उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसके पीछे और कितने हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए जरूर। और इस वीडियो को एक बेटी और एक महिला के लिए जिम्मेदारी समझते हुए शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।